हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे कि दो अपने जो सेशन चल रहा है उस सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। अपनी जो सिलेबस है यानी 50% जो सिलेबस किया है उसी के बेसिस पे हम उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। यानी अपना जो सिलेबस था उसका आधा करके जो अपने पास मैटर रह जाता है उसमें से हम क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास फर्स्ट चैप्टर हम ये कहीं फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट या कहीं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो संक्रमण धातु संकुल है उनमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस प्रकार के होते हैं। और दूसरा में बात करेंगे उष्मा गतिक और गतिक स्थायित्व किस प्रकार के होते हैं। उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पहला अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहला अपने पास क्वेश्चन है LMCT तथा MLCT। क्या कह रहा है? LMCT MLCT संक्रमण क्या है, संक्रमण क्या है। यहां से मैं कहूं, क्या कहोगे? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यानी एक तो अपने पास होती है मेटल, दूसरा अपने पास होता है लिगेंड। कंडीशन ये कहती है कि जो लिगेंड है वो अपने एनपेयर इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? मेटल को दे रहा है। अपने लोन पेयर किसको दे रहा है? मेटल को दे रहा है। एक कंडीशन ये होती है कि मेटल क्या करे? लिगेंड को दे। तब हम ये कह सकते हैं मेटल अपने जो भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन है वो किधर दे रहा है? लिगेंड को दे रहा है। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो था वो लिगेंड से मेटल में पहुंचा, मेटल से लिगेंड में पहुंचा। कह रहा है LMCT क्या होता है और MLCT क्या होता है। LMCT क्या होता है और MLCT क्या होता है, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला अपने पास है LMCT। क्या कहोगे? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम बोल सकते हो। या कहने का मतलब इतना ही है कि लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? मेटल को दे दे। लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? मेटल को दे दे। तो हम ये कहें जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड के आणविक कक्षकों से उत्तेजित होकर, जब में इलेक्ट्रॉन लिगेंड के आणविक कक्षकों से उत्तेजित होकर मेटल की ओर जाता है, उत्तेजित होकर मेटल की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो यानी अपने पास कह रहा है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन किधर गए? मेटल की ओर गए। तो हम लिखे जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर संक्रमण धातु की ओर चले जाते हैं। जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर संक्रमण धातु की ओर चले जाते हैं, जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन संक्रमण धातु उत्तेजित होकर कहां चले जाएंगे? संक्रमण धातु की ओर चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल की ओर गए हैं, चले जाते हैं, तो इस प्रकार का स्थानांतरण लिगेंड टू मेटल कहलाता है। दूसरा, इस ट्रांजिशन के दौरान सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इस ट्रांजिशन के दौरान सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी अपने पास ये कह दे
कि यदि अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल मतलब लिगेंड से धातु की ओर है, जो ले कहें कि लिगेंड से धातु की ओर है, और अपने पास दूसरा अपने पास कह दें कि मेटल जो है वो लिगेंड को दे रही है, तो दोनों प्रकार की कंडीशन ही हो सकती है, दोनों प्रकार की कंडीशन ही हो सकती है। अब मैं कहूं भाई हमने देखा है कि इस ट्रांजिशन के दौरान सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे ही अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड से मेटल की ओर गए तो मेटल के कक्षक किस में चले जाएंगे, विपरीत बंदी आणविक कक्षक में चले जाएंगे, बॉन्ड का निर्माण होता है। ट्रांजिशन के दौरान या कहें ट्रांजिशन के पश्चात धातु के कक्षक क्या हो रहा है, ट्रांजिशन के बाद धातु के जो कक्षक है, ट्रांजिशन के पश्चात जो धातु के कक्षक है, कक्षक विपरीत बंदी आणविक कक्षक में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी दो अपने पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिट मिलकर क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहां पाया गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यानी बंदी आणविक कक्षक में। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ और वो कहां पहुंच गया, ऊपर वाले कक्षकों में, उसे क्या कहोगे, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। तो कह रहा है ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड से कहां गए, मेटल की ओर गए, ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन होने के पश्चात जो अपने पास जो धातु के कक्षक थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, विपरीत बंदी आणविक कक्षक में परिवर्तित हो जाते हैं। इन कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, इन कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। कहने का मतलब ये जो ऑर्बिट अपने पास है इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इन कक्षकों की एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा हम बात करें धातु लिगेंड यानी मेटल टू, जो अपने पास था MLCT, हमने देख लिया जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, मेटल की ओर जा रहे हैं, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हुआ। जब इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड की ओर जाते हैं तो क्या कहलाएगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इस ट्रांजिशन को किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। यहां लिखें मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो मैं कहूं जब इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत बंदी आणविक कक्षक या प्रतिबंधी आणविक कक्षक से क्या होगा, उत्तेजित होगा, तो हम ये कह सकते हैं संक्रमण धातु जो है वो लिगेंड की ओर आवेश को स्थानांतरण करेगी। तो हम ये कहें जब इलेक्ट्रॉन मेटल के प्रतिबंधी आणविक कक्षक से उत्तेजित होता है तो धातु का इलेक्ट्रॉन लिगेंड की ओर धातु का इलेक्ट्रॉन लिगेंड की ओर स्थानांतरित हो जाता है अर्थात स्थानांतरण मेटल टू लिगेंड होगा। इससे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, इससे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मेटल के प्रतिबंधी आणविक कक्षक है या अबंधी आणविक कक्षक से
उत्तेजित होता है तो कहां पहुंचेगा, धातु का इलेक्ट्रॉन लिगेंड की ओर स्थानांतरित होता है, इसे क्या कहोगे, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहेंगे, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहेंगे। अब हम कहें भाई इस प्रकार जो अनाबंदी और जो प्रतिबंधी कक्षक है उनकी ऊर्जा स्तर क्या होंगे, कम होंगे, ऊर्जा स्तर क्या होंगे, कम होंगे। तो अपने पास जो है अब ये कह सकते हो कि भाई एनर्जी का मान यहाँ कम हुआ तो ये क्या है, LMCT का जस्ट अपोजिट है, यानी पहले हम ये कह रहे थे अधिक ऊर्जा स्तर की ओर गए, अब ये क्या कर रहे हैं, कम स्तर की ओर जाएंगे। तो यहां तक अपने पास LMCT और MLCT संक्रमण ट्रांजिशन किस प्रकार का होता है, उन दोनों के बारे में अपनी चर्चा हुई, उन दोनों के बारे में अपनी चर्चा हुई। भाई इस प्रकार के जो संकुल है वो किस प्रकार की रिएक्शन कर सकते हैं, इस प्रकार के जो संकुल है वो किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे संकुल यौगिकों में गतिक और उष्मागतिक स्थायित्व जो होता है वो किस प्रकार का होता है, संकुलों में उष्मागतिक स्थायित्व जो है वो किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, संकुलों में उष्मागतिक स्थायित्व, संकुलों में उष्मागतिक स्थायित्व। अब हम ये कह सकते हैं उष्मागतिक स्थायित्व से तात्पर्य है कि कोई सामान्य अभिक्रिया, उष्मागतिक स्थायित्व से तात्पर्य है कि सामान्य परिस्थितियों में अपने पास क्या नहीं हो रही, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, कोई क्रिया नहीं हो रही, मतलब नॉर्मल हम ये कह सकते हैं नॉर्मल परिस्थिति अपने पास है, तब किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई प्रकार की किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं हुई। अब जब रिएक्शन ही नहीं है इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है, न्यूट्रल है, उदासीन है, या ये कहें वो पदार्थ अभिक्रियाओं के प्रति कैसा है, उदासीन है, वो पदार्थ जो है वो अभिक्रियाओं के प्रति उदासीन है। तो हम लिख सकते हैं किसी यौगिक के उष्मागतिक स्थायित्व से तात्पर्य है कि, क्या कह रहा है, किसी यौगिक के उष्मागतिक स्थायित्व से तात्पर्य है कि, उष्मागतिक स्थायित्व से तात्पर्य है कि सामान्य परिस्थितियों में, स्थायित्व से तात्पर्य है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती, किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात वह यौगिक अभिक्रिया के प्रति उदासीन होता है, अर्थात वह यौगिक अभिक्रिया के प्रति क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। अब हम ये कहें गतिक स्थायित्व जो है पदार्थ की अभिक्रिया की गति को बताता है कि भाई हम ये देख रहे हैं गतिक स्थायित्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार से गति कर रही है, उस गति कर रही है उसका जो वेग होगा उसके ऊपर डिपेंड ही करेगा। तो मैं कह रहे हैं गतिक स्थायित्व जो है पदार्थ की गति या वेग को क्या करेगा, प्रभावित करेगा या प्रदर्शित करता है। तो यहां पे लिख सकते हो यौगिक की अभिक्रिया, भाई नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यौगिक की जो अभिक्रिया होगी, यौगिक की जो अभिक्रिया होगी, ऑब्लिक लगा के लिख सकते हो, गतिक स्थायित्व में यौगिक की अभिक्रिया
वेग को प्रदर्शित करती है। यौगिक की अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब अभिक्रिया का जो वेग है वो किस प्रकार का है, ये हमने क्या देखा है, उष्मागतिक। गति के यानी मतलब जो गति करता है, गतिक मतलब जो गति करता है। अब हम ये कह सकते हैं कि यौगिक की अभिक्रिया या गतिक स्थायित्व में यौगिक की अभिक्रिया जो है वो वेग को प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब अभिक्रिया वेग में समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी वेग हो रहा है, इसका मतलब वहां टाइम भी होगा, कितना टाइम लेगी जब अभिक्रिया पूर्ण होगी, प्रदर्शित करती है। तथा अभिक्रिया के पूर्ण होने में समय की महत्वपूर्ण, अभिक्रिया के पूर्ण होने में समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि भाई अपने पास जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब हमने देखा गतिक स्थायित्व जो है अभिक्रिया की गति को बताता है, अभिक्रिया के वेग को बताता है। तो उस अभिक्रिया के वेग में जितना टाइम लगा, मतलब अभिक्रिया को पूर्ण होने में जितना टाइम लगा, वो समय भी क्या है, इंपॉर्टेंस, या समय जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो समय जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मैं कहूं अभिक्रिया के पदों को बताने के लिए, यानी रिएक्शन के पद को बताने के लिए हमने बात की थी भाई स्थायी और अस्थायी के बारे में बात की कि एक तो होता है स्थायी प्रक्रम, एक होता है अस्थायी प्रक्रम। तो इस अस्थायी और स्थायी के लिए हमने क्या लिया, एक तो चंचलता और अक्रियता को, अक्रियता जो है वो नया पद दिया। तो यहां लिख सकते हो अभिक्रिया पदों को बताने के लिए अस्थायी व स्थायी के स्थान पर स्थायी पदों के स्थान पर चंचलता व अक्रिय, चंचलता व अक्रिय पदों को काम में लिया। तो क्या कह रहा है कि किसी भी यौगिक में उष्मागतिक स्थायित्व से तात्पर्य क्या कह सकता है कि सामान्य अभिक्रिया में क्या नहीं हो रही, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। मतलब यौगिक जो है अभिक्रिया के प्रति कैसा है, उदासीन है। यौगिक जो है वो अभिक्रिया के प्रति क्या है, उदासीन है। तो हमने देख लिया उदासीन है। यौगिक की अभिक्रिया या गतिक स्थायित्व में यौगिक की जो अभिक्रिया है वो वेग को दर्शाती है, और वेग यानी अपने पास जो टाइम है वो क्या है, महत्वपूर्ण होता है किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण कंप्लीट करने में। अभिक्रिया पदों को बताने के लिए हमने बात की है कोई भी रिएक्शन जो है उसको हम किस प्रकार शो कर सकते हैं कि अभिक्रिया जो है स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। उनके स्थान पर हम यहाँ पे क्या लेंगे, चंचलता और अक्रियता को लेंगे कि भाई चंचलता क्या होगी और अक्रियता क्या होगी। अब हम बात करेंगे ये उष्मागतिक स्थायित्व के बारे में। ये तो हमने बात कर ली भाई रिएक्शन किस प्रकार की यहाँ हो सकती है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस हो सकती है और कौन कौन से पदों को यहाँ पे यूज किया गया। अब बात करेंगे उष्मागतिक स्थायित्व है। नेक्स्ट अपने पास है उष्मागतिक स्थायित्व। अब हम बात कर सकते हैं कि उष्मागतिक अभिक्रिया की बात करें तो ये एक प्रकार की क्या है, उष्मागतिक अभिक्रियाओं की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार की अम्ल क्षार अभिक्रिया है। यह एक प्रकार की क्या है, अम्ल क्षार अभिक्रिया है। अब हम ये कह सकते हैं अम्ल क्षार जो है, अम्ल क्षार की हम बात करें तो एसिड और बेस क्या कहते हैं, तो ये हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था। जो लुईस अम्ल की बात ही व्यवहार करता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेता है, और जो लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है। तो यह एक प्रकार की अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। यह एक प्रकार की क्या है, अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। अब हम ये कह सकते हैं
इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने वाले क्षार की भांति वह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। इसे लुईस अवधारणा के द्वारा समझाया गया। इसे लुईस अवधारणा के द्वारा समझाया गया। अब हम बात कर सकते हैं, भाई ये तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने वाले क्षार की भांति और इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। इसे लुईस अवधारणा के द्वारा समझाया गया। अब हम बात करेंगे किसी संकुल में उपस्थित लिगेंड की प्रकृति क्षारीय तथा धातु की प्रकृति अम्लीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन देता है और धातु जो है लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अब हम बात करें कि भाई अपने पास कोई संकुल है यानी कोई अभिक्रिया है जिससे अपने पास कॉम्प्लेक्स बना, उस कॉम्प्लेक्स के लिए अपने पास एक स्थिरांक आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है नॉर्मल, उस रिएक्शन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमने बात कर ली इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो किसके समान है? एसिड बेस के समान है, अम्ल क्षार के समान है। लुईस अवधारणा के द्वारा क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वो एसिड है, जो दान करता है वो क्या है? क्षार है। लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है, इसका मतलब वो क्षार है। धातु जो है इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करती है, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। अब हम बात कर रहे हैं स्थिरांक की बात करें तो यहां अपने पास स्थिरांक दे रखा है बीटा एन। क्या है स्थिरांक? बीटा एन। तो अपने पास एक अभिक्रिया है M+NL, क्योंकि दो केंद्रीय धातु है वो एक होती है और इसके साथ जुड़ने वाले लिगेंड की संख्या अलग अलग होती है। अगर अपने पास चतुष्फलकीय है या वर्गाकार समतलीय तो 4 लिगेंड होंगे। अगर मैं कह दूं अष्टफलकीय है तो वो 6 लिगेंड होंगे। अगर अपने पास त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है तो 5 लिगेंड होंगे। मतलब जिस प्रकार से अपने पास मेटल की वैलेंस, मेटल जो है एक मेटल जो है कम से कम 3, 4, 5 बॉन्ड या 6 बॉन्ड भी अपने पास बना सकती है। तो यहाँ हमने क्या लिया? MLN। तो इससे अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस प्रकार का? MLN। ये अपने पास क्या है? प्रोडक्ट है। ये अपने पास क्या है? रिएक्टेंट है। ये अपने पास क्या है? रिएक्टेंट। अब मैं कहूँ यहाँ पे स्थिरांक की वैल्यू, कौन सा स्थिरांक? बीटा एन बराबर क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो MLN अपोन में क्या करोगे? MLN। ये अपने पास किसकी वैल्यू है? बीटा एन की वैल्यू है। ये अपने पास किसकी वैल्यू है? बीटा एन की वैल्यू है। अब मैं कह सकता हूं ये अपने पास क्या है? बीटा एन है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दे। यहां मैं लिखूं, यहां बीटा एन उष्मागतिक स्थिरांक है। यहां बीटा एन हमने बात कर लिया था, उष्मागतिक स्थायित्व में जो स्थिरांक लिया तो स्थिरांक है। अब हम ये कहते हैं कि भाई ये क्या है? कांस्टेंट है। ये एक अपने पास क्या है? कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट से हम क्या कर सकते हैं? संकुल में जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हुआ है या एक संकुल में जो मुक्त ऊर्जा है या मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ उसको हम ज्ञात ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया बीटा एन जो क्या है? उष्मागतिक स्थिरांक है, या इसे कह सकते हो ये एक प्रकार का साम्य स्थिरांक है। इसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होने वाले
मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो है, मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिखूं बीटा एन ऊष्मागतिकी स्थिरांक है अथवा यह साम्य स्थिरांक है। इसके द्वारा, किसके द्वारा? इस बीटा एन के द्वारा। यह साम्य स्थिरांक है, इसके द्वारा मुक्त ऊर्जा में हुए ऊष्मा परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है, मुक्त ऊर्जा में हुए ऊष्मा परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या कहती है? डेल जी नॉट बराबर -2.303 RT log के। अपने पास क्या आ गया? डेल जी नॉट 2.303 RT log के। तो पहले हमने दे दी थी 1 नंबर इक्वेशन, अब मैं कह दूं 2 नंबर इक्वेशन। ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अपने पास आई। अब ये कह सकते हो कि यहाँ पे log k यानी k जो है वो क्या है? कांस्टेंट। और यहाँ हम बात करें बीटा एन क्या है? कांस्टेंट। तो क्या करूं? इस k की जगह बीटा एन ले लूं। तो हम लिखें इस अभिक्रिया से, तो क्या आया? डेल जी नॉट बराबर -2.303 RT log बीटा एन। ये अपने पास क्या आ गई? नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। तो हमने बीटा एन की वैल्यू निकाली। अब मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन में यहां अपने पास बीटा एन है वो हम जानते हैं कि भाई बीटा एन जो है वो किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे पहले क्या कर लो भाई, हमने जो वैल्यू निकाली है वहां पे डेल जी का मान लिख सकते हो कि डेल जी क्या होता है? डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी का मान क्या होता है? डेल एच माइनस टी डेल एस बराबर -2.303 RT log बीटा एन। अब मैं कहूं कि ये जो है वो किस प्रकार का, तो अपने पास 2.303 की बात करें, 2.303 की बात करें तो 2.303 माइनस का इधर थे प्लस का 3 RT log बीटा एन। इसको किस प्रकार से लिख सकते हो कि भाई मैं कहूं डेल एस जो है, यहां से मैं कहूं डेल एस जो वो किस प्रकार का आ जाएगा, तो यहां लिख दें डेल एस माइनस डेल एच अपॉन टी। क्या आ गया भाई? ये वैल्यू थी डेल एस माइनस डेल एच और अपॉन में टी। अब यहां इसको नोट लिया है तो ये भी क्या आ जाएगा? नोट में। अब अपने पास क्या है? डेल जी की वैल्यू निकाली। अब यहां ये कह सकते हो कि भाई हमने क्या किया, हमने यहां पे केवल और केवल क्या देखा कि अगर डेल एच को माइनस कर लूं, मतलब डेल एस माइनस डेल एच, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन टी। तो ये किसकी वैल्यू है? 2.303 RT log बीटा एन। बीटा एन क्या है? यहाँ पे ऊष्मागतिकी स्थिरांक, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर, और डेल एस क्या है? एंट्रोपी परिवर्तन, डेल एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन, और टी क्या है? यहाँ पे ताप है। टी क्या है? ताप है। अब हम ये कह दें कि भाई इनका जो ग्राफ खींचेंगे, इसमें ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसमें ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब अपने पास ये कह दिया जाए कि अगर अपने पास जो वैल्यू है वो क्या हो? अलग अलग हो। मतलब ये तो हमने बात कर ली भाई, यहां तक अपने पास वैल्यू आ गई, यहां तक अपने पास वैल्यू आ गई। अब मैं कहूं कि भाई अपने पास जो समीकरण थी, अपने पास समीकरण थी, उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई इस जो बीटा एन का मान है वो अधिक हो सकता है। बीटा एन का मान जो है वो क्या हो सकता है? या कहें कोई भी अपने पास स्थायी संकुल है। यहाँ हमने ग्राफ के बारे में बात कर ली, भाई ग्राफ किस प्रकार की होगी। अब अगर मैं कहूं कि अपने पास क्या दे रखा है? स्थायी संकुल दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स कैसा हो? स्टेबल हो। तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा तो बीटा एन का मान क्या होगा? उच्च होगा। तो मैं लिखूं
स्थायी संकुल में बीटा एन का मान उच्च, बीटा एन का मान क्या हो, उच्च हो। डेल जी नोट का मान नेगेटिव हो, बीटा एन का मान अधिक हो, डेल जी नोट का मान क्या हो, नेगेटिव हो। डेल जी का मान क्या हो, नेगेटिव हो। डेल एच का मान भी क्या हो, नेगेटिव हो। डेल एच का मान भी क्या हो, नेगेटिव हो। अब अगर मैं कह दूं कि बीटा एन का मान जो है विभिन्न स्थिरांकों के क्या कह सकते हो, साम्य स्थिरांक का क्या है, गुणनफल है। यानी ये क्या है, अलग अलग गुणन जो स्थिरांक होते हैं उन सबका क्या होगा, गुणनफल होगा। उन सबका क्या होगा, गुणनफल होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो गुणनफल के लिए अपने पास क्या हो सकता है, रिएक्शन भी अलग अलग होगी। जैसे मैं कहूं m प्लस एल क्या बना, इसको मैं कहूं Q1 सॉरी ml बराबर क्या आया, Q1 ml अपॉन ml, ये एक नंबर आ गया। ml प्लस एल ml2 Q2 यहां से अपने पास क्या आ गया, Q2 आ गया। यहां अपने पास क्या आ गया, Q2। अब अगर मैं कह दूं भाई इसको पावर में ना लेके इसको साथ ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्या कर रहा है, ml2 प्लस एल क्या बन गया, ml3 Q3, यानी अपने पास ml3 अपॉन ml2 एल। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आया, Q1 Q2 Q3 वैल्यू आ गई। Q1 का मान आ गया, Q2 का मान आ गया, Q3 का मान आ गया। तो मैं कह दूं Q1 Q2 Q3 इनका जो गुणनफल है वो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, इस बीटा एन के बराबर गुणनफल के बराबर आ जाएगा। यानी बीटा एन का मान जो है, बीटा एन का मान है वो इनका क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। यानी Q1 इंटू Q2 इंटू आगे मैं कह दूं डैश डैश लगा के अगर मैं करूं कि Qn है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू आएंगी तो Qn जो है इसका क्या आ जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। इनका क्या आ जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऊष्मागतिक स्थायित्व को, ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं। तो हमने देख लिया संकुलों में ऊष्मागतिक स्थायित्व क्या होता है। अब बात करेंगे इस स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इसमें लिगेंड को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे और धातु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। भाई मेटल को कौन कौन प्रभावित करता है और लिगेंड को कौन कौन प्रभावित करता है। ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम ये कहें कि ये ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कहाँ होंगे, तो ये हम बात कर ले संकुलों के अंदर होंगे कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें अपने पास ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले किस प्रकार के होते हैं। अब हम ये कहें संकुल जो होते हैं, कोई भी संकुल है तो मैं कहूं संकुलों के दो भाग होते हैं। कौन कौन, एक संकुल के कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। तो पहला अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु है लिगेंड, ये अपने पास क्या हो गए, इस संकुल के दो भाग हो गए, इस संकुल के दो भाग हो गए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो संकुल था, संकुल के दो भाग हैं, संकुल के क्या है, दो भाग है। एक तो अपने पास केंद्रीय धातु है, दूसरा अपने पास क्या है, लिगेंड है। तो हम ये कहें दोनों प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्थायित्व को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला अपने पास आता है धातु आयन को प्रभावित करने वाले कारक, धातु आयन को प्रभावित करने वाले कारक। फिर कह रहा है लिगेंड को
प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो लिगेंड को भी इफेक्ट करते हैं और अपने पास धातु को भी इफेक्ट करते हैं। तो यहां से हम बात कर लें कि अपने पास जो केंद्रीय धातु है यानी जो सेंट्रल मेटल है अपने पास धातु जो है उसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है, दूसरा लिगेंड को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, उन दोनों के बारे में हम बातें करेंगे। तो पहला हम बात करेंगे धातु को प्रभावित करने वाले कारक, धातु को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले अपने पास धातु को प्रभावित करने वाले कारकों में है आवेश और आकार। आवेश और आकार। अब हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑक्सीडेशन संख्या का मान जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन संख्या का मान ही बढ़ेगा। जब ऑक्सीडेशन संख्या का मान बढ़ेगा तो अपने पास ये कह सकते हो जो इस संकुल है वो भी कैसे होंगे, स्थायी होंगे। संकुल के कैसे होंगे, स्थायी होंगे। तो हम ये कहते हैं ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ती है, जिससे संकुल का स्थायित्व भी बढ़ता है। क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ती है, जिससे कॉम्प्लेक्स जो है संकुल जो है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, संकुल जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब मैं कहूं धातु आकार बढ़ने पर, धातु आकार बढ़ेगा तो संकुल का जो स्थायित्व वो घटेगा, धातु आकार बढ़ेगा तो संकुल का स्थायित्व घटेगा, और परमाणु संख्या बढ़ेगी तो आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं कहूं धातु का जो आकार बढ़ेगा, धातु का आकार बढ़ेगा तो संकुल का स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जितना बड़ा आकार का अपने पास संकुल होगा वो इजीली टूट सकता है। तो धातु आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व घटता है तथा परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होते हैं, परमाणु क्रमांक या जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ने की दिशा में आकार कम होता है। यह तो अपनी बात हुई आकार की। हमने लिखा है आवेश, आवेश यानी का उसके ऊपर क्या है, चार्ज। तो चार्ज हम ये कह सकते हैं जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ही उसके ऊपर क्या होंगे, मतलब उतना ही उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, उतना ही क्या होगा उसके ऊपर चार्ज होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं जैसे एक होता है P+2, एक होता है P+3, जितने ज्यादा चार्ज मतलब जितनी उसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिए वो उतना ही क्या है, ज्यादा स्थायी है, कहे वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आवेश के बारे में चर्चा हुई और आकार के बारे में चर्चा हो गई, आवेश और आकार के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करेंगे किलेट। किलेट क्या होता है, किलेट का अपने पास शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है कि भाई किसी भी संकुल के अंदर किलेट क्या होते हैं। कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स है उसमें किलेट वाले या किलेट इफेक्ट क्या होता है, तो इनमें भी हम बात कर सकते हैं कि किलेट प्रभाव क्या होता है। तो नेक्स्ट अपने पास है बी पॉइंट। किलेट के बारे में, किलेट क्या कहता है, वलय युक्त संकुलों को, मतलब अपने पास जो रिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं अगर उनमें कोई रिंग पाई गई है, कोई वलय पाई गई है, वो क्या कहलाती है, किलेट कहलाती है। तो यहां पे लिख सकते हो वलय युक्त संकुलों को किलेट कहा जाता है, वलय युक्त संकुलों को किलेट कहा जाता है, यानी जिनमें रिंग पाई जाती है वो क्या है, किलेट, किलेट कहा जाता है। अब हम ये कह सकते हैं एक दंतुक लिगेंड की बजाय बहुदंतुक लिगेंड जो है वो किलेट वलय को अधिक अच्छी तरह के बना सकते हैं, या ये कहें बहुदंतुक लिगेंडों के द्वारा किलेट वलय बनाई जाती है।
बहुतंतुक लिगेंडों के द्वारा किलेट वलय आसानी से बनाई जाती है। बहुतंतुक लिगेंडों के द्वारा किलेट वलय आसानी से बनाई जाती है और जो कि अधिक स्थायी होती है, जो कि अधिक स्थायी होती है। अब हम ये कहते हैं किलेट वलय आसानी से बनाई जाती है जो कि स्थायित्व, जो कि अधिक स्थायी होती है, जो कि क्या हो गई, स्टेबल हो गई। अब हम ये कह दें कि भाई धातु संकुलों में किलेट वलय की उपस्थिति से जो स्थायित्व आया है वो क्या कहलाया, किलेट प्रभाव कहलाया। क्या कहोगे, धातु संकुलों में किलेट वलय की उपस्थिति से, धातु संकुलों में किलेट वलय की उपस्थिति से हुआ स्थायित्व है, किलेट वलय की उपस्थिति के कारण हुआ स्थायित्व को किलेट प्रभाव कहा जाता है। अब हम ये कह सकते हैं किलेट वलय किस प्रकार की बन सकती है, तो मैं कहूं PTEN का होल ट्वाइस, ये क्या कर सकता है, किलेट वलय बना सकता है। ये क्या कर सकता है, किलेट वलय बना सकता है। अब हम बात करेंगे, ये तो थे अपने पास धातु आयन को प्रभावित करने वाले कारक जिनमें हमने आकार देख लिया, आवेश देख लिया और किलेट वलय देख ली, किलेट वलय देख ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम चर्चा कर ले। तो ये कह रहा है संकुलों से स्थायित्व है, जो संकुलों का जो स्थायित्व है वो क्या होता है, प्रभावित करता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। क्यों करता है, तुम ये कहें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मेटल टू लिगेंड व लिगेंड टू मेटल दोनों प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल दोनों प्रकार से होता है। अब हम ये कहें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जो है वो क्या करता है, बाउंड्री पर निर्भर करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहां से कहां, मतलब स्थानांतरण जो है ट्रांसफर वो कहां तक रहेगा, उसकी सीमा तक रहेगा, उस सीमा के पार नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सीमा पर निर्भर करता है कि इस सीमा के आगे हम ये नहीं कर सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मतलब स्थानांतरण है वो होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। अब मैं कह दूं क्षार धातु से हम ये कहें, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु जो संकुल होते हैं या क्षार धातु से क्षारीय मृदा धातु जो संकुल है वो क्या होंगे, अधिक स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ अपने पास ये कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस प्रकार से हो रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि मेटल से लिगेंड की ओर, लिगेंड से मेटल की ओर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण भी अपने पास जो कॉम्प्लेक्स है उनका स्थायित्व प्रभावित होता है। अब बात करेंगे लिगेंड को प्रभावित करने वाले कारक। पहले हमने बात कर ली धातु को प्रभावित करने वाले कारक, अब बात करेंगे कि लिगेंड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। प्रभावित करने वाले
कारक। और लिगेंड की बात करें तो पहला अपने पास है भाई लिगेंड जो है तो लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। लिगेंड की क्षारीय प्रकृति कह रहा है हैलाइड में फ्लोरीन जो है परबल क्या होगा, परबल ये परबल लिगेंड का निर्माण करेगा। हैलाइडों में फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड का निर्माण करता है। और हम जानते हैं कि लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दाता है। तो क्या लिखें, हैलाइडों में फ्लोरीन सर्वाधिक प्रबलता दर्शाता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर इलेक्ट्रॉन को दान करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरण जो है लिगेंड की ओर, मतलब मेटल से कहाँ जाएगा, लिगेंड की ओर हो जाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर स्थायित्व दर्शाता है। अब अगर मैं कह दूं कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो लिगेंड की क्षारीय प्रकृति के बारे में बात कर ली। अब दूसरा हम बात करेंगे धातु आयन पर प्रवेश। नेक्स्ट क्या है, धातु आयन पर प्रवेश। धातु आयन पर प्रवेश, हम कहे धातु आयन पर आवेश बढ़ने पर आयनिक विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा, और संकुल का स्थायित्व भी बढ़ेगा। तो क्या लिखोगे, धातु पर आवेश बढ़ने से, भाई मेटल जो है, मेटल के ऊपर क्या हो गया, चार्ज बढ़ गया। मेटल जो है उसके ऊपर क्या बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ा तो उसका आयनिक विभव बढ़ा। आवेश बढ़ने से आयनिक विभव बढ़ता है। अब जैसे जैसे अपने पास मेटल के ऊपर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो बढ़ेगा तो उनका आयनिक विभव बढ़ेगा, और आयनिक विभव बढ़ेगा जिससे संकुल का स्थायित्व भी बढ़ता है। अब हम बात करेंगे ट्रांस इफेक्ट के बारे में कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। ट्रांस इफेक्ट में क्या कह सकते हो, किसी लिगेंड द्वारा जो प्रतिस्थापी है, किसी लिगेंड द्वारा अब लिगेंड के रूप में क्या जुड़े होते हैं, प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। तो किसी लिगेंड द्वारा किसी प्रतिस्थापी लिगेंड को अपनी ट्रांस स्थिति ग्रहण करने की जो स्थिति है, ग्रहण करने तो जो निश्चित करने की क्षमता है, वो क्या कहलाता है, ट्रांस प्रभाव कहलाता है। तो किसी लिगेंड द्वारा किसी प्रतिस्थापी का अपनी ट्रांस स्थिति को ग्रहण कर निश्चित करने की क्षमता, अपनी ट्रांस स्थिति को ग्रहण कर निश्चित करने की क्षमता ट्रांस इफेक्ट कहलाती है।
क्या कहलाएगी? ट्रांस इफेक्ट कहलाती है, यानी ट्रांस प्रभाव कहलाती है। अब मैं कह दूं ट्रांस प्रभाव की हम बात करें, ट्रांस प्रभाव की हम बात करें तो अब ये कह दें कि एक विशेष प्रकार का जो लिगेंड है, एक विशेष प्रकार का लिगेंड है, वो ट्रांस उत्पाद जो है वो सिस की अपेक्षा क्या होगा? अधिक मात्रा में बनेगा। मैं लिखूं एक विशेष प्रकार का लिगेंड एल, विशेष प्रकार का लिगेंड ट्रांस, मतलब लिगेंड जो है, लिगेंड को हमने क्या लिखा? एल लिखा। विशेष प्रकार का लिगेंड एल जो है, अब ये क्या कर सकता है? तो ट्रांस उत्पाद देता है, एक सिस उत्पाद देता है। तो लिगेंड एल ट्रांस उत्पाद की अपेक्षा, ट्रांस उत्पाद सिस की अपेक्षा शीघ्रता से बनता है, शीघ्रता से बनता है। अर्थात में कह सकते हैं ट्रांस प्रभाव में अन्य लिगेंड जो है वो क्या होंगे? ट्रांस स्थिति के लिए अस्थिरीकरणीय होते हैं, अस्थिरीकरणीय होते हैं। अब हम ये कहें मेटल से जुड़े लिगेंड, मेटल से जुड़े लिगेंड की स्थिति अलग अलग होने पर हम ट्रांस या सिस में परिवर्तन करते हैं। इस परिवर्तन को देखने के लिए कौन सा परिवर्तन? सिस और ट्रांस को देखने के लिए प्रतिस्थापियों में दो प्रतिस्थापी समान होने चाहिए, दो प्रतिस्थापी समान होने चाहिए। अब बात करेंगे सिस किस प्रकार का होगा, ट्रांस किस प्रकार का होगा, उसके बारे में। सिस की बात करें, दो समान प्रतिस्थापी मेटल से 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित हो, कोण पर हो तो क्या बनेगा? सिस बनेगा। दूसरा क्या कर रहा है? ट्रांस। क्या कर रहा है? दो समान प्रतिस्थापी मेटल से 180 के कोण पर हो, तो अपने पास सिस और ट्रांस दो प्रकार की फॉर्म आ गई। सिस और ट्रांस जो है दो प्रकार की अपने पास प्राप्त हो गए। तो सिस किस प्रकार का, ट्रांस किस प्रकार का। तो मैं देखूं ये मेरे पास मेटल है, ये अक्ष है, ये अक्ष है, ये अक्ष है और ये अक्ष है। ये मेरे पास कोई लिगेंड था, इसमें से मैं कहूं ये वो स्पेसिफिक लिगेंड है जो क्या करता है? ट्रांस स्थिति के ऊपर अपनी स्थिति को बनाए रखने की क्षमता रखता है। तो यहां से क्या करोगे? एक्स प्लस में क्या निकल गया? ये कहीं
एक्स निकल गया। तो यहां ने क्या किया, ये स्पेसिफिक लिगेंड जुड़ गया। इस स्पेसिफिक लिगेंड के साथ एक और एल को ऐड कर दो, मतलब एक और स्पेसिफिक लिगेंड को ले लो। अब ये लिगेंड और ये लिगेंड दोनों क्या हो गए, समान हो गए। मतलब अब किसी भी लिगेंड के अंदर दो प्रकार के लिगेंड ऐसे होने चाहिए जो कि क्या हो, इक्वल हो, जो कि हमें सिस और ट्रांस बताते हो। तो यहां से मैं कहूं दूसरा एल, यानी माइनस, यहां से भी एक्स निकल गया। अब इसमें कह सकता हूं कि मेटल के साथ ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस पोजीशन, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, तो यहां देखें तो ये x और ये x, तो ये दोनों क्या कर रहा है 180 का, ये l ये भी क्या कर रहा है 180 का। यहां से भी वही कंडीशन है, x और x, यहां l और l, तो ये तो हो गया सिस पोजीशन, ये हो गई अपने पास ट्रांस पोजीशन। तो यहां तक अपने पास सिस और ट्रांस के बारे में चर्चा हुई कि भाई ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, किस प्रकार की रिएक्शन होती है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली, किस प्रकार की रिएक्शन होती है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास है कि भाई ये तो था अपने पास गतिक और उष्मागतिक स्थायित्व के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो था उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी मेटल के साथ क्या हो, कोई ना कोई कार्बनिक समूह जुड़ा हो और उनसे बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो अपने पास लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिंक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, Hg के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इनके अंदर नॉर्मल हम बात करें तो एक तो इनके लिए अपने पास लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होंगे, तो इसमें लिथियम के साथ क्या हो, कार्बन जुड़ा हो, तो क्या बन गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। अब ये क्या कहता है कि इसको हम बनाते कैसे, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस प्रकार की होगी, इनकी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार की होगी, यानी जब बन रहा है तो वो हमेशा क्या करेगा, टूटेगा भी। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों में देखनी है, चाहे वो लिथियम का हो, टिन का हो, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Hg, किसी का भी पड़े, सेम कंडीशन है, सेम अपने पास रिएक्शन होती है। जैसे Hg जो है वो लिथियम से रिलेटेड शो करता है, टिन से रिलेटेड शो करता है, एल्यूमिनियम से कर लेगा। भाई अपने पास इस लिथियम के साथ 3 कार्बन जुड़ सकते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, उन तीनों कार्बन को एक साथ जोड़ लेगा। भाई जितनी इनकी वैलेंसी है उसी के अकॉर्डिंग इनकी रिएक्शन होगी, उसी के अकॉर्डिंग इनके प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे कि धातु कार्बोनिल क्या होता है, धातु कार्बोनिल क्या होता है। अब ये कह रहा है यानी धातु के साथ, यानी मेटल के साथ क्या जुड़ा हो, ये CO जुड़ा हो, इसकी हम बात करनी है कि धातु कार्बोनिल क्या होता है। अब मैं कहूं कि किसी भी यौगिक के अंदर, कोई अपने पास क्या है यौगिक दे रखा है, कोई धातु दे कार्बोनिल दे रखा है, तो मेरे को धातु कार्बोनिल में धातु तथा कार्बोनिल समूह के मध्य, धातु कार्बोनिल में धातु तथा कार्बोनिल समूह के मध्य उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब मैं कह सकता हूं उपसहसंयोजक बंध पाया गया। अब ये उपसहसंयोजक बंध कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। क्या कहोगे, समूह के मध्य उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है जो कि सिग्मा बंध होता है, यानी मेटल जो है कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन,
और ये क्या कहलाया, सिग्मा बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के इक्वल होता है। तो यहां तक अपनी चर्चा होगी सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार का हुआ। अब हम ये कह सकते हैं कि धातु कार्बोनिल में अगर हमें स्थायित्व देखना है तो बंध की प्रकृति क्या होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। कि भाई हम देख रहे हैं धातु और कार्बोनिल समूह के उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है जिनमें सिग्मा बॉन्ड है और इस बॉन्ड की प्रकृति बंध की प्रकृति प्रबल होनी चाहिए। बंध की प्रकृति जो है वो कैसी होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। अब ये तो हमने बात कर ली धातु कार्बोनिल किस प्रकार का है, धातु कार्बोनिल किस प्रकार का होता है। इसके एग्जांपल लेंगे NiCO4 यानी निकिल टेट्रा कार्बोनिल के बारे में हम चर्चा करेंगे। धातु कार्बोनिल के अंदर अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है NiCO का होल 4। क्या कहोगे, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि निकिल जो है वो कितने नंबर पे आता है, 28 पे। तो यहां पे आर्गन 18, 3d8 4s2। अब मैं कहूं निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो यहां से अपने पास क्या होंगे, 3d कितना 5, 1 2 3 4 5, फिर s का 4p। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, d में कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कह रहे हैं निकिल किस में आ गया, +2 में। निकिल किस में आए, +2 में। तो निकिल का जो एक्साइटेड स्टेट आएगी, भाई इसको तो मैं मान लूँ ग्राउंड स्टेट और यहां आ जाएगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो 4s के इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे, 3d में पेयरिंग कर देंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो का वही रहा, लेकिन यहां पे क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो पहले से थे, 2 और आ गए, तो इन दोनों की भी क्या हुई, पेयरिंग। बच गया क्या अपने पास, 4s बच गया, 4p बच गया। और जो खाली कक्ष है वो क्या बताते हैं, संकरण बताते हैं। तो क्या बन गया, sp3। ये इसका क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो हमने निकिल के बारे में बात कर ली जब निकिल ग्राउंड स्टेट में था। एक्साइटेड स्टेट में हमने बात कर ली, भाई एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। अब बात करें कि ये जो निकिल है वो CO के साथ बॉन्ड बना ले, तो मैं कहूं NiCO4। तो यहां पे अपने पास क्या कह रहा है कि भाई ये तो अपने पास क्या है, भरे हुए कक्षक है। तो 1 2 3 4 5, तो यहां तो हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। अब कह रहा है कि एक तो अपने पास है 4s का और 3 अपने पास है 4p के। तो इसके साथ भी CO, इसके साथ भी CO, इसके साथ भी CO, इसके साथ भी CO। तो क्या बन गए कि 4s और 4p में 4 अपने पास CO जुड़ गए, क्योंकि कह रहा है NiCO4 के साथ ये बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि निकिल जो है वो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बारे में बात कर ली। निकिल के साथ जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो जुड़े हैं, उस अवस्था में इसमें बॉन्डिंग किस प्रकार की होगी वो देख लिया। इसका जो संकरण है वो किस प्रकार का होगा। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी, कि यानी इसकी संरचना कैसी आ गई, चतुष्फलकीय आ गई। अब बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में कि निकिल टेट्रा कार्बोनिल की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनती है। इसी प्रकार से हम FeCO4 भी देख सकते हैं, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल भी हमें देख सकते हैं कि भाई इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए। अपने सिलेबस में 3 प्रकार के कार्बोनिल दे रखे हैं, एक तो दे रखा है NiCO4, एक दे रखा है FeCO5 और एक अपने पास दे रखा है CrCO6। तो सभी के अंदर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, उसकी ग्राउंड स्टेट देखनी है, उसकी एक्साइटेड स्टेट देखनी है और जो कार्बोनिल है वो हमें ज्वाइन करने हैं। चतुष्फलकीय की बात करें तो मेरे पास क्या आ गया, निकिल, फिर मैं कहूं CO, ये भी मेरे पास क्या है CO, ये भी CO, ये अपने पास क्या आ गया, निकिल टेट्रा कार्बोनिल आ गए। अब यहां से मैं इसको अगर बात करूं कि भाई ये निकिल जो है इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं,
तो ये यहां से इस प्रकार ऐड कर सकते हो भाई इधर से। तो ये क्या है, चतुष्फलकीय संरचना है, चतुष्फलकीय संरचना। तो यहां से हमने बात कर ली धातु कार्बोनिल क्या है। धातु कार्बोनिल के अंदर NiCO4 किस प्रकार का हो सकता है, CrCO का होल 6 किस प्रकार का होता है। तो अपने पास जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो वो कितना होता है 24 पे, और होता क्या है 3d5 4s1, 3d5 4s1 होता है। तो यहां तक अपने पास धातु कार्बोनिल के बारे में बात हुई। भाई धातु कार्बोनिल किस प्रकार के हो सकते, धातु कार्बोनिल जो है वो किस प्रकार का हो सकता है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास है समांग हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट अपने पास है समांग हाइड्रोजनीकरण। समांग हाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सबसे प्रथम जो प्रभावी समांगीय हाइड्रोजनीकरण था वो कौन सा था, सबसे पहला जो है वो कौन सा है, विल्किंसन उत्प्रेरक है। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई समांग हाइड्रोजनीकरण, समांग का मतलब होता है समान, हाइड्रोजनीकरण मतलब अपने पास क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो यहां से लिखें सबसे प्रथम, यानी जो पहला था, सबसे प्रथम या पहला जो प्रभावी समांगीय हाइड्रोजनीकरण हुआ, सबसे प्रथम प्रभावी समांगीय हाइड्रोजनीकरण, सबसे प्रथम प्रभावी समांगीय हाइड्रोजनीकरण जो है वो कौन सा है, विल्किंसन उत्प्रेरक। वो कौन सा है, विल्किंसन उत्प्रेरक है। क्या है, विल्किंसन उत्प्रेरक। यह उत्प्रेरक जो है, मतलब इस विल्किंसन उत्प्रेरक की हम बात करें तो यह उत्प्रेरक, यानी इस कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो यह कैटलिस्ट क्या होगा, यह कैटलिस्ट जो है तो हम ये कहें यह उत्प्रेरक सोडियम धातु का, सोडियम धातु का संकुल होता है। यह उत्प्रेरक सोडियम धातु का संकुल होता है। सोडियम क्या होते हैं, संकुल होते हैं। नेक्स्ट में कहें यह सामान्य ताप पर क्रिया करता है। हम ये कह सकते हैं यह जो उत्प्रेरक है वो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम ये कह सकते हैं सामान्य ताप पर क्या करेगा, ये क्रिया करेगा। यह सामान्य दाब पर जो क्रिया है वो सामान्य दाब पर हो जाएगी। तो प्रथम प्रभावी समांगीय हाइड्रोजनीकरण की बात कर ले तो कौन सा है, विल्किंसन उत्प्रेरक है। और इस उत्प्रेरक में हम ये कहें ये जो उत्प्रेरक है वो सोडियम धातु का क्या है, संकुल है। सोडियम धातु का क्या है, संकुल है। अब हम बात करेंगे कि भाई इस संकुल के अंदर यानी जो कॉम्प्लेक्स अपने पास बना है तो इसमें ये कह सकते हैं इस संकुल में अपने पास क्या होगा, एक तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस प्रकार की होगी वो देखिए। तो कह रहा है RH Cl PS3। RH क्या होगा, रोडियम या रेडियम बोल सकते हो। तो हमने क्या लिखा RH Cl PS3 का होल थ्राइस, ये क्या हो जाएगा इसका संकुल। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक होती है। तो ये हमने क्या देखा कि भाई धातु कार्बोनिल के बारे में बात हुई। धातु कार्बोनिल में हमने NiCO4 के बारे में बात कर ली, CrCO6 यानी क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब ये कह रहा है कि समांग हाइड्रोजनीकरण क्या होता है और इसमें हमने बात की विल्किंसन उत्प्रेरक के बारे में, विल्किंसन उत्प्रेरक के बारे में कि विल्किंसन उत्प्रेरक किस प्रकार का होता है। अब बात करेंगे कि लिथियम के कार्य धातु यौगिक कौन कौन से हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, लिथियम हो सकता है, Hg हो सकता है, इसके अलावा अपने पास टिन हो सकते हैं, टाइटेनियम हो सकता है। और टाइटेनियम के अपने पास क्या बनता है, जिगलेनाटा कैटलिस्ट बनता है।
टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने पास क्या बनता है, जिग्नन आटा कैटलिस्ट बनता है। नेक्स्ट अपने पास है लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक। अब हम जानते हैं कि लिथियम जो है वो केवल +1 शो करता है, इसका मतलब इसके साथ जुड़ने वाले कार्बन जो होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो लिथियम से बनने वाले कार्ब धातु यौगिकों का जब नामकरण करते हो तो लिथियम प्लस कार्बनिक समूह दोनों का क्या करोगे, एक ही वर्ड में नाम दोगे, एक ही वर्ड में नाम दोगे। अगर इस वर्ड के इसके साथ में कोई इनऑर्गेनिक समूह जुड़ा है तो उसको उस शब्द से हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने पास लिथियम के कार्ब धातु यौगिक, इसे RLI से दर्शाते हैं। नेक्स्ट, इसे सुपर ग्रीनियर रिएजेंट भी कहा जाता है, सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो देखें, क्योंकि यह यौगिक कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि यह यौगिक उन अभिक्रियाओं को भी संपन्न कर देता है, यह यौगिक उन अभिक्रियाओं को भी संपन्न कर देता है जो कि ग्रीनियर रिएजेंट के द्वारा नहीं होती, जो कि ग्रीनियर रिएजेंट के द्वारा नहीं होती। तो हमने क्या देखा, लिथियम के कार्ब धातु यौगिकों की बात कर रहे हैं, इसे RLI के द्वारा दर्शाया जाता है, सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लिथियम के कार्ब धातु यौगिकों को सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एक तो अपने पास लिथियम से बना है, दूसरा में कह सकते हैं सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा कंप्लीट नहीं हो पाती। ये उन अभिक्रियाओं को भी क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है, यानी उत्पाद में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीनियर रिएजेंट से भी अच्छा कहेंगे, इसे ग्रीनियर रिएजेंट या सुपर ग्रीनियर रिएजेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सुपर ग्रीनियर रिएजेंट हमने देख लिया। अब हम बात करें इसे जो संश्लेषण है वो हम किससे करेंगे, कार्बनिक यौगिकों से करेंगे। इस यौगिक का संश्लेषण सिंथेसिस कार्बनिक यौगिकों के द्वारा किया जाता है। इन यौगिकों का संश्लेषण कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। क्या कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी बनाने की विधियां जो है वो किस प्रकार की होगी। तो पहला कह रहा है एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में सीधे क्या करवा दें, लिथियम धातु से करवा दें, तो अपने पास लिथियम के कार्ब धातु यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। तो मैंने लिया RLI यानी एल्किल लिथियम, RCl एल्किल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया करवाई Li से। अब हम जानते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है वो किस प्रकार टूटेगा, Cl- में R+ में। अब यहाँ पे अगर मैं कह दूं एक लिथियम है तो या तो ये R के साथ जा सकता है या Cl के साथ जा सकता है। तो इस लिथियम को कितने कर दो, 2 कर दो। 2 करने का मतलब है कि बॉन्ड क्या बना, लिथियम और लिथियम का बॉन्ड बना। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, एक लिथियम प्लस का और एक लिथियम माइनस का। अब चलते हैं RCl के पास में, तो Cl कैसा है, माइनस का,
ये Li किसका है, प्लस का, तो ये प्लस ये माइनस बॉन्ड बना लेंगे, ये प्लस ये माइनस बॉन्ड बना लेंगे और अपने पास क्या बन जाएगा, Rli प्लस LiCl। इसको तो हम बोल देंगे लिथियम क्लोराइड, इसको क्या कहोगे, एल्किल लिथियम, जो कि एक वर्ड के अंदर अपने पास ही आ जाएगा। अब मैं लिखूं R बराबर मैंने क्या लिया, C2H5 लिया, मतलब एथिल समूह, साथ में क्या ले लिया, Cl ले लिया, प्लस में वही 2 Li लिए, तो यहां से बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या कहलाया, C2H5Li प्लस LiCl। क्या कहोगे, एथिल लिथियम। सबसे पहले कार्बनिक समूह का नाम, उसके बाद में अपने पास धातु का नाम, और फिर इनको क्या कर दो, एक वर्ड में लिख दो, तो एथिल लिथियम अपने पास आ गया। तो यहां हमने एक पहली रिएक्शन देखी थी किसके द्वारा, एल्किल हैलाइड से। पहली अभिक्रिया किसकी थी, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। अब हमने क्या देखा कि एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड जो है वो किस प्रकार की रिएक्शन कर रहा है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अपने पास अभिक्रिया है वो हम बात करें, तो ये तो अपने पास की थी एल्किल हैलाइड। अब हम बात करें धातु विनिमय द्वारा, यानी मेटल जो है वो मेटल के द्वारा क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो कह रहा है धातु विनिमय द्वारा। धातु विनिमय द्वारा मैंने लिया C2H5 Hg C2H5। अब यहां पे मैं जानते हैं कि मरकरी जो है वो +2 में है, या इसकी जगह मैं ले लूं Zn, तो ये Zn भी किस में है, +2 में है। Zn +2 में होगा तो ये 2 माइनस के ले लिए, लेकिन इनकी अभिक्रिया किसके साथ, 2 Li के साथ करवा दी। तो यहां पे हमने लिखा है धातु विनिमय, धातु धातु विनिमय या धातु विनिमय कर दे। धातु धातु का मतलब जो भी चेंजेज आएगा मेटल और मेटल में, यानी लिथियम की जगह जिंक चला गया, जिंक की जगह लिथियम चला गया, तो अपने पास Zn तो ऐसा का ऐसा रह गया भाई एक। अब 2 Li क्या कर सकते हैं, 2 कार्बन को ले सकते हैं, तो 2C2H5Li, 2C2H5Li बन सकता है, क्योंकि हमने क्या लिए, ये दोनों समान लिए, क्योंकि ZnCl2 जो है दोनों अलग अलग हो सकता है। दूसरा मैं कहूं C2H5ZnCl, तो ये क्या कर रहा है, एथिल, यानी एथिल जिंक क्लोराइड, प्लस में अपने पास क्या है 2 Li, क्या बन गया, LiCl प्लस Zn प्लस LiC2H5, एथिल लिथियम Zn लिथियम क्लोराइड। अपना काम है कि अपने पास का धातु यौगिक होने चाहिए किसके, लिथियम के। तो धातु विनिमय के द्वारा हमने क्या कर लिया, लिथियम के का धातु यौगिकों का निर्माण करवा लिया। धातु यौगिकों के द्वारा भी हमने क्या कर लिया, लिथियम के का धातु यौगिकों का निर्माण करवा लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे असंतृप्त यौगिकों से। असंतृप्त यौगिक का मतलब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो वो किस प्रकार से यौगिक में कन्वर्ट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने लिया, तो लिखूं असंतृप्त यौगिकों से C2H5। तो यहां हमें क्या लेना है, अनसैचुरेटेड लेना है, तो मैं कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस Hg प्लस 2 Li, तो यहां से भी क्या बन जाएगा, Hg बाहर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये कहें कि भाई इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, भाई 2 और 2 4 पूरी, इस कार्बन के 2 और 2 4 पूरी हुई, तो ऐसे तो जुड़ ही नहीं सकता। तो यहां पे क्या कर दो कि कह दें कि CH2 डबल बॉन्ड CH Hg जुड़ा, तो इसके लिए 1 2 3 4 हो गया Hg, इधर भी क्या है CH2 डबल बॉन्ड, तो 2 और 2 4, 1 3 और 1 4, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या बना CHLi, कितने बन गए 2। तो हमारे पास क्या था कि Hg जो है वो Li की जगह, Li जो है Hg की जगह। सेम कंडीशन किस प्रकार की, जब हमने धातु एक्सचेंज देखा था,
अभिक्रिया थी अपने पास, रिएक्शन थी धातु एक्सचेंज या धातु विनिमय के द्वारा। सेम कंडीशन है इसमें भी, केवल और केवल हमने क्या कर लिया, असंतृप्त यौगिकों की अभिक्रिया करवाई कि अनसैचुरेटेड यौगिक जो है वो किस प्रकार लिथियम के साथ जुड़ सकते हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब बात करेंगे इसके भौतिक गुणों के बारे में। ये तो थे अपने पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करेंगे भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए हम ये कह सकते हैं कम गलनांक वाले क्या हैं, ठोस हैं। लिखें साधारणतया द्रव अथवा कम गलनांक वाले ठोसे होते हैं। कम गलनांक वाले क्या हैं, ठोस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं विद्युत के मंद चालक होते हैं, मतलब बहुत धीरे गति करते हैं, विद्युत के बहुत मंद गति करते हैं। नेक्स्ट हम ये कहें कार्बनिक विलायकों में विलेय है, विलेय है। विद्युत के मंद चालक हैं, विद्युत के क्या है, मंद चालक है। नेक्स्ट हम ये कहें यह जल तथा वायु दोनों के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है। दोनों के प्रति क्या होगा, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। ज्वलनशील होते हैं। अब ज्वलनशील है मतलब जलाने का काम ये जल्दी करेंगे। तो हमने क्या देखा कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो ये क्या है, साधारण नॉर्मल में ये कह सकते हैं लिक्विड है, लेकिन इनको हम क्या कहेंगे, कम गलनांक वाले ठोस भी कह सकते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होगा, विलेय होगा। इलेक्ट्रिसिटी के हम ये कहें बहुत ही स्लो कंडक्टिविटी शो करते हैं, स्लो कंडक्टिविटी शो करते हैं। जल और वायु यानी एयर और वाटर दोनों के प्रति क्या करते हैं, क्रियाशीलता शो करते हैं। अगर हम इनको हवा में छोड़ देंगे तब भी रिएक्शन करेंगे, अगर हम इनको पानी में डाल देंगे तो भी ये क्या करेगा, रिएक्शन ही करेगा। ज्वलनशील होता है, जलाने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब जल उठता है। अब बात करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जो बना है उसी को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो पहला मैं कहूं ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव यानी बने हुए यौगिक को, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो यहां से मैंने कहा C2H5Li, ये मेरे पास था। तो यहां से अपने पास क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस LiH, इसको क्या कहोगे, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। और ये क्या बन गई अपने पास, एल्कीन। तो हम ये कह सकते हैं कि लिथियम के कार्य धातु यौगिकों को जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है और लिथियम हाइड्राइड का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट हम ये कहें जल से क्रिया, क्या कर रहा है, C2H5Li प्लस H2O, या फिर मैं यहां पे ये ले C4H9H2O। तो ये क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन देगा। तो यहां से तो अपने पास क्या बन गया, C4H10 प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गई,
एल्केन। तो यहां से मैं कहूं उष्मा का प्रभाव यानी ताप दिया गया तब तो बनी एल्किन, वाटर से करवाई तो बन गया अपने पास एल्केन। तो एल्केन और एल्किन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली, एल्केन और एल्किन दोनों के बारे में चर्चा कर ली। नेक्स्ट अभिक्रिया है अम्लों से। बाकी जो अपने पास जो कार्बन यौगिक है वो भी सेम से होते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखनी है, उनकी केमिकल रिएक्शन देखनी है। और सभी के अंदर में जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, जिंक और मरकरी जो है वो 2-2 बॉन्ड बनाते हैं, और जो अपने पास टिन है वो 4 बॉन्ड बनाता है। उसी के बेसिस पे मतलब जितने बॉन्ड टूटे जाएंगे उतने यौगिक बनते जाएंगे और अपने पास यौगिक बन जाएगा। फिर कह रहा है अम्लों के साथ, तो HCl से हमने लिया है C2H5 Li+ HCl, क्या बन गया LiCl प्लस C2H6। तो ये भी क्या कर रहा है, एल्केन का निर्माण कर रहा है। मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तब भी एल्केन बनेगी, और HCl यानी अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाओगे तब भी क्या बनेगी, एल्केन बनेगी, तब भी क्या बनेगी, एल्केन बनेगी। अब हम बात कर ले भाई एल्केन किस प्रकार से बन सकती है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखेंगे इनके उपयोग कि लिथियम के कार्बधातु यौगिकों के उपयोग कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं। लिथियम के कार्बधातु यौगिकों के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। उपयोग, तो पहला हम ये कहें उपयोग की बात करें तो ये क्या कर रहा है, पहले हमने बात कर ली ग्रीनियर रिएजेंट जो क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो पहला तो क्या लिखोगे, एथिलीन के बहुलकीकरण में एथिलीन के बहुलकीकरण में उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं आइसोप्रीन स्टाइरिन जो होते हैं, आइसोप्रीन स्टाइरिन रबर है उनके निर्माण में, आइसोप्रीन स्टाइरिन आदि के, स्टाइरिन रबर आदि के निर्माण में। मतलब जो लिथियम के कार्बधातु यौगिक है वो अधिकांशतः अपने पास बहुलकीकरण में काम में लिए जाते हैं, बहुलकीकरण में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लिखें क्रिस्टलीय बहुलकों के क्या है, क्रिस्टलीय बहुलकों के निर्माण में, एथिलीन के बहुलकीकरण में, आइसोप्रीन स्टाइरिन रबर आदि के निर्माण में, क्रिस्टलीय बहुलकों के निर्माण में, और नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं बहुलक निर्माण में। बहुलक निर्माण में। तो यहां तक हमने लिथियम के कार्बधातु यौगिकों के बारे में बात की। तो हमने देख लिया लिथियम के कार्बधातु यौगिक बनाते कैसे, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, उनकी केमिकल रिएक्शन देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, और इनके यूज हमने देख लिए। सेम कंडीशन जो बाकी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनके बारे में भी हम कर सकते हैं, और जो निकिल की जो कार्बोनिल कंपाउंड है, धातु कार्बोनिल, उनके बारे में हमने भी चर्चा कर ली। भाई धातु कार्बोनिल किस प्रकार का होता है, धातु कार्बोनिल जो है वो किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट हम बात करें अपना पास नेक्स्ट जो चैप्टर है जो जैव रसायन, जैव कार्बनिक रसायन जो है उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैव अकार्बनिक रसायन जो है उनके बारे में। तो पहला अपने पास था गतिक और ऊष्मागतिक स्थायित्व के बारे में चर्चा कर ली, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे जैव अकार्बनिक रसायन। जैव अकार्बनिक रसायन। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसमें, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो हम लिख लेंगे यहां पे आवश्यक तत्व। क्या हम ये कह सकते हैं कि अपनी बॉडी जो है, हमारे जो अपना जो शरीर है उसके अंदर बहुत से आवश्यक तत्व हैं।
हमारे शरीर में कई प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं। अब इन आवश्यक तत्वों के अंदर हमने लिखा है सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो पाए जाते हैं। अब ये क्या है, कुछ तो अपने पास आंतरिक द्रव्यों में पाए जाते हैं, कुछ बाह्य द्रव्यों में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, बॉडी का संतुलन बनाए रखते हैं। तो मैं यहां से लिखूं पाए तत्व होते हैं जैसे Na प्लस, K प्लस, Ca प्लस 2, Mg प्लस 2। क्या गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये क्या है, अपनी बॉडी में पाए जाने वाले तत्व हैं, अपनी बॉडी में पाए जाने वाले तत्व हैं। और सभी में हमने क्या लिखा है, धनायन है, सभी में क्या है, धनायन है। तो क्या लिखोगे, यह सभी तत्व है धनावेशित होते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में संतुलन बनाए रखते हैं, में संतुलन बनाए रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अपने पास अल्प मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व है वो कौन कौन से हैं। तो पहला अपने पास ये लिखें, जिनकी आवश्यकता अपनी बॉडी में क्या हो, बहुत ही कम हो, अल्प मात्रा वाले तत्व है। क्या लिखोगे, वे तत्व है जिनकी आवश्यकता, वे तत्व है जिनकी आवश्यकता अपने शरीर में बहुत अल्प होती है, वे तत्व है जिनकी आवश्यकता अपने शरीर में बहुत अल्प होती है। कहने का मतलब एक ना के बराबर वो अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि मैं कहूं, अब ये कह रहे हैं ना के बराबर है, ना के बराबर है, तो अपने पास कौन कौन सा है, जैसे आर्सेनिक, गैलियम, फेरस, कोबाल्ट। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अलावा आपने, ये तो हो गया अल्प मात्रा में। अब हम बात करेंगे जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या कहीं जिनका लेवल जो है वो नॉर्मल होता है, वो कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखोगे, इनको बोल सकते हो आवश्यक तत्व है, या कहीं वे तत्व है जिनकी पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए, जिनकी पर्याप्त मात्रा अपने शरीर में होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात कर लूं, अभी हमने पॉजिटिव वाले देखे थे, उनके बारे में बात कर लें तो क्या कह रहा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, ईटीसी, ये अपनी बॉडी के अंदर होने चाहिए। अब ये कह सकते हैं कई बार क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर एलिमेंट जो होते हैं उनका लेवल या तो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो क्या लिखोगे, इन तत्वों की उपस्थिति कम या ज्यादा होने पर, ज्यादा होने पर
यह शरीर में डिजीज उत्पन्न कर देता है, रोग उत्पन्न कर देता है, शरीर में रोग उत्पन्न करे देता है। कहने का मतलब जैसे अपने पास Fe जो आयरन होता है उसकी अगर कमी आ गई, आयरन की कमी आ गई, तो हम ये कहते हैं कि अपने पास क्या आ गई, खून की कमी आ गई। कहने का मतलब अपने पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी कमी से क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इनकी कमी से क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हमने देखा वे तत्व जिनकी पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए, जिनमें सोडियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है। इसके अलावा भी अपने पास एलिमेंट हो सकते हैं। तो इन तत्वों की अगर अधिक मात्रा है या कम मात्रा है, तो दोनों ही अवस्था में, यानी एलिमेंट की जो परसेंटेज है, एलिमेंट की जो मात्रा है वो अगर ज्यादा हो गई तब भी ये क्या करते हैं, अपने लिए हानिकारक हो सकते हैं, और इनकी मात्रा अगर कम हो गई तो भी अपने पास क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। इनके लिए अपने पास जो इनकी मात्रा है वो क्या होती है, नियमित रखनी है, निश्चित मात्रा रखनी है। तो इन तत्वों की उपस्थिति कम या ज्यादा होने पर यह शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इन रोगों के उपचार के लिए उसी एलिमेंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहां तक अपनी बात। अब हम बात करेंगे कि भाई ये तो थे अपने पास आवश्यक एलिमेंट, यानी अपनी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनमें से आवश्यक कौन सा है और अनावश्यक है जिनकी मात्रा बहुत कम होती है, अनावश्यक अल्प मात्रा में जो आवश्यक है वो कौन कौन से होते हैं, अल्प मात्रा में जो आवश्यक होता है वो कौन कौन से होते हैं। अब बात करेंगे जैविक कार्य, यानी जो अपने पास एलिमेंट होते हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ और किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है जैविक महत्व में कौन कौन से एलिमेंट काम आएंगे। जैविक महत्व में कौन कौन से एलिमेंट काम आते हैं। तो पहला अपने पास है पोटेशियम। पहले हम बात करेंगे पोटेशियम की। तो पोटेशियम क्या कहता है, ये आंतरिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यह अंतः कोशिकीय तरल का क्या है, मुख्य धनायन, और बाह्य कोशिका बाह्य तरक्की का भी ये क्या होता है, मुख्य भाग होता है, मतलब इंटरनल से आउटर में जाता रहता है, तो क्या लिखोगे, पोटेशियम यह अंतः कोशिका द्रव का मुख्य भाग होता है। यह हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को अब हमें कहें कि भाई हृदय के मांसपेशियों के जो संकुचन है उसको हम ये क्या करता है, नियमित रखता है। हृदय के मांसपेशियों के जो संकुचन है, मांसपेशियों में जो संकुचन हुआ है उसको हम क्या कह सकते हैं, पर बनाए रखता है, या मांसपेशियों के संकुचन को यह धनावेशित होता है, जो कि कोशिका द्रव्य के संतुलन को बनाए रखता है। जो कि कोशिका द्रव्य के संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, यह मांसपेशियों को नियंत्रित रखता है।
अब ये तो हो गया अपने पास पोटेशियम के कार्य। अब हम बात करेंगे कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम नॉर्मली हमें कह सकते हैं अपनी हड्डियों में पाया जाता है। यह क्षारीय मृदा धातु का तत्व है। यानी एक तो होती है क्षार धातु, दूसरी होती है क्षारीय मृदा धातु। तो ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु का होता है। नेक्स्ट हम ये कहें कि अधिकांश जो अपने पास जो कैल्शियम है, अधिकांश जो कैल्शियम है वो किसके रूप में पाया जाता है। तो मैं कहूं हमारी बॉडी का अधिकांश भाग कैल्शियम का बना होता है। नेक्स्ट में गए मनुष्य के कंकाल का 99%, मनुष्य के कंकाल का 99% भाग इसी कैल्शियम का बना होता है, बना होता है। अब 99% में अपने पास जो कंकाल है, कंकाल में अपने पास बोन्स आ जाएंगी, सारी टीथ दांत वगैरह आ जाएंगे, मतलब जो कैल्शियम से बना है वो सारा आ जाएगा, जो कैल्शियम से बना है वो सारा आ जाएगा। अब मैं कहूं अल्प मात्रा में CaF2 दांतों व हड्डियों में पाया जाता है। क्या कह रहा है, अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा का मतलब अपने पास जो क्या हो, बहुत ही कम मात्रा में हो, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। दूसरा में कह सकते हैं कि भाई हमने देख लिया कि यह कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट हम ये कहें यह है हृदय की मांसपेशियों व तंत्रिका को, यह हृदय की मांसपेशियों व तंत्रिकाओं को उत्तेजन के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यह हृदय की मांसपेशियों व तंत्रिकाओं के उत्तेजन के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए महत्वपूर्ण है। यह हृदय की मांसपेशियों व तंत्रिकाओं के उत्तेजन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कैल्शियम की हमने बात कर ली, यह क्षारीय मृदा धातु का क्या है, एलिमेंट है, यह क्षारीय मृदा धातु का तत्व है। हमारी बॉडी का अधिकांश भाग जो है वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। और बॉडी जो कंकाल से बनी है वो कंकाल का 99 भाग भी क्या है, इसी कैल्शियम का बना है। इस 99 भाग में अपने पास सारी जो बोन्स है वो आ जाएंगी, हड्डियां जो है वो आ जाएंगी, दांत आ जाएंगी, टीथ जो है वो आ जाएंगी। अल्प मात्रा में जो कैल्शियम है वो दांतों और हड्डियों में भी पाया जाता है, जिनमें कंकाल के अंदर भी बात कर सकते हो, अलग से भी बोल सकते हैं। यह हृदय की मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के उत्तेजन के लिए क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम। ये भी क्या है, क्षारीय मृदा धातु का ही एलिमेंट है, क्षारीय मृदा धातु का ही एलिमेंट है। तो नेक्स्ट में कहेंगे मैग्नीशियम की कार्बोहाइड्रेट उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या कह रहा है, मैग्नीशियम जो है Mg+2 है वो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम गए
मैग्नीशियम एक वाहक का काम करता है, का काम भी करता है। मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, एक वाहक का काम भी करता है। अब हम बात करेंगे, ये अपने पास बात हो गई कि भाई कैल्शियम किस प्रकार का है, उसके बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे, ये तो था कैल्शियम के बारे में बात हुई, मैग्नीशियम के बारे में चर्चा हो गई और अपने पास पोटेशियम के बारे में चर्चा हो गई। अब हमने देख लिया भाई जैविक महत्व में इनके जो कार्य हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जैविक महत्व में इनके जो कार्य हैं वो किस प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन कि मायोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। इनमें मेटा मायोग्लोबिन भी होता है, मेटा हीमोग्लोबिन भी होता है, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। मेटा हीमोग्लोबिन और मेटा मायोग्लोबिन, तो ये करा ग्लोबिन की अनुपस्थिति में, ग्लोबिन की अनुपस्थिति में जो उपसर्ग स्थिति पर कोई ध्रुवीय अणु, जैसे कि हम ये कहें जल उपस्थित होता है, जल उपस्थित होता है, तो वो क्या करेगा, उत्क्रमण। हमने क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में क्या होता है कि दोनों के अंदर अपने पास ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। जैसे इन दोनों के अंदर ये ग्लोबिन प्रोटीन हट जाती है या ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो क्या हो, अनुपस्थित हो, ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो क्या हो, अनुपस्थित हो, तो अपने पास क्या बन जाती है, मेटा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बन जाता है। तो ये कहें मेटा मायोग्लोबिन और मेटा हीमोग्लोबिन जो है, यानी अपने पास जो एफी था थर्ड में, इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हेमी, हेमी समूह यहाँ पे। तो ये क्या बन जाता है, O2 या H2O की उपस्थिति में हेमीटीन बन जाता है। हेमीटीन का मतलब होता है कि ग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति में, ग्लोबिन प्रोटीन की जब उपस्थिति अनुपस्थिति हुई तो उपसहसंयोजक स्थिति पर कोई ध्रुवीय अणु जैसे H2 है या ऑक्सीजन है वो जुड़ जाए। तो यहां पे क्या लिखोगे, ग्लोबिन की अनुपस्थिति में ग्लोबिन की अनुपस्थिति में उपसहसंयोजक स्थिति पर, उपसहसंयोजक ग्लोबिन की अनुपस्थिति में उपसहसंयोजक स्थिति पर, मतलब उपसहसंयोजक स्थिति पर कोई ध्रुवीय अणु जैसे क्या हो सकता है, H2O, क्या हो गया, जैसे जो है H2O, तो अब ये कहे जल उपस्थित है, जल उपस्थित है, तो ये कह सकता है कि उत्क्रमणीय रूप से वायु की जो ऑक्सीजन है, वायु की जो ऑक्सीजन वो क्या करेगी, हीमेटीन में परिवर्तित कर देगी। उपसहसंयोजक इस पर कोई ध्रुवीय अणु जैसे H2O जुड़ा होता है तो यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन में परिवर्तन से हीमेटीन में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमने देखा है कि ये Fe था, इसके साथ में क्या जुड़ गया, H2 या O2, क्या बन गया, हीमेटीन बन गया, हीमेटीन बन गया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास है हीमोग्लोबिन के दो कार्य, कि भाई हीमोग्लोबिन जो है उसके कार्य कौन कौन से। हीमोग्लोबिन के कार्य, हीमोग्लोबिन के कार्य, ब्लड के क्या क्या कार्य हो सकता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन जो है उसका भंडारण करता है, ऑक्सीजन जो है उसका भंडारण करता है और ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का
परिवहन। अब हम ये कहें ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा तो कहां से कहां तक, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को संयुक्त होकर कहां ले जाएगा, मायोग्लोबिन को दे देगा, मायोग्लोबिन को दे देगा, यानी यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन को इससे और मायोग्लोबिन उसको तक पहुंचा देगा। तो पहले तो हमने देख लिया ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा अपने पास क्या है, ऑक्सीजन का भंडारण, भंडारण, क्योंकि अपने पास जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड जो है वो क्या करता है, लगातार ऑक्सीजन को लाता रहता है, लाता है ले जाता है, तो ये क्या करेगा, मायोग्लोबिन को देता रहेगा। मायोग्लोबिन अगर नहीं ले रहा है तो इसका क्या कर लेगा, भंडारण कर लेगा। तो हमने देख लिया ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है और उसका भंडारण कर सकता है। ये किसके कार्य हो गए, हीमोग्लोबिन के कार्य हो गए। ये किसके कार्य हैं, हीमोग्लोबिन के कार्य। ये क्या है, हीमोग्लोबिन के कार्य हैं कि भाई हीमोग्लोबिन के कार्य में हमने बात कर ली, हीमोग्लोबिन के जो कार्य थे उनमें हमने बात कर ली। नेक्स्ट अपने पास कह रहा है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि भाई जैविक तंत्र है उसमें पोटेशियम के कार्य हैं, कैल्शियम के कार्य हैं, सोडियम के कार्य हैं, उनको अलग से भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट के अंदर, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सभी को साथ में भी पूछ सकता है कि इनके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हीमोग्लोबिन के कार्य के बारे में हमने चर्चा कर ली, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट हम देख लें कि भाई जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, अब हम बात करें मैग्नीशियम के कार्यों की, तो मैग्नीशियम के कार्य भी हमने अलग से देखे हैं और साथ में उनकी बात कर सकते हैं। अब बात कर ले हम क्लोरोफिल के बारे में कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल की बात की जाए तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो ये हरे पादपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पाया जाता है, हरे पादपों में पाया जाता है। क्या लिखोगे, क्लोरोफिल हरे पादपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति के कारण क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति के कारण हरे पादप या हरे पौधे भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने का काम, जैसे मैं कहूँ CO2 प्लस H2O, इसके भी 6 मोल, इसके भी 6 मोल, क्या लिया गया, क्लोरोफिल तो अपने पास पिगमेंट था और सनलाइट थी, क्या बन गया यहाँ से, मैं कहूँ C6H12O6 प्लस O2। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ 6 अपने पास क्या थे, ऑक्सीजन थे। अब यहाँ हाइड्रोजन की बात कर ले और ऑक्सीजन की बात कर ले। पहला कह रहा है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो अपने पास O6, तो 6 तो ये हो गए, यहाँ बच गए अपने पास 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, मतलब मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे 6 O2। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये अपने पास क्या है, फूड है, प्लांट के द्वारा बनाया गया भोजन जो है वो क्या है, C6H12O6 है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। तो हमने क्या देखा कि 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करते हैं तो भोजन बनेगा, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। अब हम बात करें यह क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संकुल होता है, यह क्लोरोफिल मैग्नीशियम का ही क्या होता है, संकुल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम ये कहें ये क्या होता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। फिर हमने देख लिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये CO2 और H2O के द्वारा भोजन बनाता है। ये CO2 जो है ह्यूमन बॉडी के द्वारा छोड़ी गई और प्लांट क्या करता है, इस CO2 को फूड बनाने के रूप में काम में ले लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है।
प्लांट के द्वारा छोड़ी गई जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन बॉडी क्या करेगा, श्वसन के रूप में ग्रहण कर लेगा। तो हमने बात कर ली क्लोरोफिल के बारे में। अब हम बात करें क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। क्लोरोफिल जो है वो कई प्रकार के होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहां पे दो ही प्रकार के क्लोरोफिल देखते हैं। एक तो होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी। लेकिन अगर हम जीवाणुओं के अंदर बात करें, जीवाणुओं के अंदर बात करें तो वहां कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो जीवाणु क्या होता है, सजीव और निर्जीव के योजक बोल सकते हैं। तो यहाँ एक है जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहां हमने बात की क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल किस प्रकार का होता है, हीमोग्लोबिन के कार्य कौन कौन से होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो आवश्यक एलिमेंट है, अनावश्यक एलिमेंट है वो कौन कौन से, उनके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हमने बात की भाई जैविक कार्य, जो जैविक तंत्र में इनके महत्व हैं, अपने जो एलिमेंट्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, उन सबके कार्य हैं उनके बारे में बात कर ली, उनके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हमने मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है, मेटा हीमोग्लोबिन, मेटा मायोग्लोबिन के बारे में चर्चा कर ली। तो यहाँ तक अपने पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। थैंक यू।